हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 5th चैप्टर, और ये जो आपका 5वां अध्याय है ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 7th की। ठीक है, इससे पहले हम अपने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं जो आपको अलग अलग वीडियोस में मिलेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम 5th चैप्टर करेंगे जो कि जल से रिलेटेड है, यानी वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जल, सबसे पहले अगर हम जल को देखें तो जल के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में क्या चित्र बनते हैं। आप किसी नदी को देखते हो, किसी जलप्रपात यानी वाटरफॉल को देखोगे, वर्षा की रिमझिम, और अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा पानी है वो गायब हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण, यानी जो सूर्य है, सूर्य का जो तापमान है, उस तापमान के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेते हैं। मीन्स जो सूर्य का तापमान है, तापमान की हवाएं गर्म होती है तो वो अपने अंदर आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, तो इसीलिए जो गड्ढे का पानी था वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, हवा में मिल जाता है। और फिर यही पानी, यही जल की बूंदें जो हवा में मिल गया है, ठंडा होने पर वाटर वेपर बन जाते हैं, जलवाष्प। और जब ये जलवाष्प ठंडे हो जाएंगे ना, तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया द्वारा ये क्लाउड का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे बादल भी आप कहते हो। यहाँ से यह वर्षा हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती और समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, बादलों से हमारी वर्षा होती है, या फिर बर्फ होगी, या सहिम वृष्टि यानी आपकी स्नोफॉल के रूप में, या धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रोसेस में जल लगातार अपनी स्वरूप को बदलता रहता है, यानी जिस प्रोसेस के अंदर जल कभी हिम बन रहा है, कभी वर्षा का जल, तो ये स्वरूप अपना स्वरूप को बदलता रहता है, और महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को कहते हैं जल चक्र, यानी हाइड्रो सर्कल। ठीक है, जल चक्र, जिस प्रोसेस में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, ठीक है, और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर काटता रहता है। धरातल से यानी धरती से वाष्प बनकर हवा में मिल गया, फिर बादल बन गए, बादल से फिर दोबारा बारिश के रूप में धरती पर आ गया। तो धरती से वायुमंडल, वायुमंडल, महासागर, इन सब के बीच जल का ये चक्कर लगा रहता है, जिसे कहते हैं जल चक्र। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो हो सकता है भाई, क्योंकि आपका वाष्प बनकर पता नहीं हवा के साथ कहाँ पर जलवाष्प चले जाए, किस एरिया में चले जाए, किस एरिया के जलवाष्प, और कहाँ पर जाकर वर्षा करे, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। तो आलवन जल के मुख्य स्रोत आपके नदी, ताल, सोते और हिमनद है। यानी आलवन यानी जिस पानी में आपकी नमक की मात्रा नहीं होती, तो आलवन पानी की बात करें तो आलवन जल के जो स्रोत हैं वो आपकी नदियां हैं। नदियों का पानी आलवन होता है, उनमें नमक नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट से भरा हुआ होता है। ताल, सोते और जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो भी। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। आपके जो समुद्र होते हैं, जो महासागर हैं, उनका पानी खारा है, तो खारा है तो उसमें लवण है, नमक के कण हैं, तभी तो उसे खारा कहेंगे। और इसमें अधिकांश आपका नमक, सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने में भी प्रयोग किया जाता है, खाए जाने वाला नमक होता है समुद्रों के पानी में। अब इसके बाद ये बॉक्सेस देख लेते हैं एक बार। यह छोटे और घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। थलशाला, थलशाला किसे कहते हैं? ये एक छोटा सा होता है, घर में पौधे रखने का मैन मेड या कृत्रिम अहाता होता है, उसे कहते हैं थलशाला। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है कि इस तरीके से आप पेड़ों को लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी भी एक थलशाला बना सकते हो। इसके बाद जल का वितरण, यानी आपका जल कहाँ पर कितनी मात्रा में बहता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जल का वितरण। तो सबसे पहले हम सभी सोचते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ही ढूंढा हुआ है, मिला हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी आपका लैंड एरिया, आपका
कम है और आपका वाटर एरिया अधिक है। बिल्कुल राइट। तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर हमारी पृथ्वी पर इतना अधिक पानी है, हमारी पृथ्वी पर भाई 71% पानी है और 29% एरिया है यानी स्थल है, तो फिर हमें क्यों जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है? तो इस चीज़ को अब यहाँ पर देखो, क्या पृथ्वी पर मौजूद समुद्र जल, संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? अब हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। क्या इस 71% भाग के जल का हम यूज़ करते हैं? तो ये जल वितरण देख लो। महासागर पृथ्वी के 97.3% पार्ट पर, अगर इस 71 को 100% मान ले पानी को, तो पृथ्वी के इस 100 में से 73% पार्ट पर तो आपके केवल महासागरों का पानी है जो कि खारा है, जो पीने लायक नहीं है। बर्फ छत्रक यानी आपके ग्लेशियर्स वगैरह, तो इनमें आपके आ जाता है 2% पानी। भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे जो पानी की मात्रा है 0.68%। झीलों का एलवन जल यानी आपकी लेक्स के अंदर 0.009%। स्थलीय समुद्र और नमक झीलें यानी नमकीन झीलें 0.009%। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प के रूप में पानी है 0.0019%। नदियाँ 0.0001%। तो देख लो आप, तो ये बनकर आपका हो गया 100। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि आपके महासागरों का पानी अधिक है और महासागरों का पानी आपका खारा है, जो कि दैनिक जीवन में भी कम यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया हुआ और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है लवणता के बारे में। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, यानी आपका 1000 ग्राम पानी, उसमें जितनी नमक की मात्रा होगी, ठीक है, 25 है, 30 है, 330 है, 350, जितनी भी है, तो उसे कहते हैं उस की लवणता। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी 1000 ग्राम में 35 पार्ट ऐसे हैं महासागरों के जिनकी लवणता है। तो औसत लवणता 35 भाग प्रति ग्राम 1000 है। अब इस वाले पार्ट को भी देखेंगे। इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा महासागर है, अगर आप इसमें कूद जाते हो तो आप डूबोगे नहीं, बल्कि आपका आधा शरीर ऊपर और आधा नीचे पानी में, ऐसा लगेगा कि नीचे से स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग आपको ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। तो ऐसा नमक की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, नमक की अधिकता पानी को सघन बना देती है, इसलिए डूबते नहीं हैं। तो बॉक्सेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर एक प्रोसेस भी दिया हुआ है कि आप 2 लीटर पानी लो, फिर पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर और समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए, यानी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह नमक युक्त जल होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया जो 12 चम्मच जल अलग से पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दिखाएगा, वो 12 चम्मच, और इसमें जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं भी देखिए कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई है। एक बूंद आपकी नदियों द्वारा अलवण जल, तो अब ये हमने सब कुछ अपनी डेटा में पढ़ ही लिया है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा पजलिंग वाला सिस्टम है। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है, सबको पता है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल राइट। फिर भी लोग अंधाधुंध होकर जल की ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण, तो भाई आपके नदी तट पर जो भी आपकी, एक मिनट, हाँ जी, महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर आपकी नर्म बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्माहित होने वाला सा प्रतीत होता है। ये आपके प्रशांत महासागर का दृश्य है, कितना अच्छा है।
और ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान यानी मूवमेंट करता रहता है। यह कभी भी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे आपकी महासागरीय तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा आपका बीच का मनमोहन वाला दृश्य दिखा रखा है कि इस तरीके की हमें अनुभूति होती है। इसमें इसी बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। 22 मार्च जिसे हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, जल को संरक्षण की, जल को कैसे बचाए, कैसे इनको हम बचा कर रख सकते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है 22 मार्च। नेक्स्ट आती हैं तरंगे यानी वेव यानी सी वेव यानी समुद्री तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद आपकी जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार ऊपर उठता और गिरता रहता है तो इसे ही आप तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलेंगी तो आपकी विशाल तरंगे उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण अत्यधिक विनाश भी हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है जिसे हम कहते हैं सुनामी। तो सुनामी होती है आपकी 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे जिन्हें कहा जाता है सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो भी डूब गया था। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट वैसे तो अब डूब चुका है परंतु ये भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत का साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट है और इसका दूसरा नाम भी है भाई, इसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट। पिग्मेलियन भी कहते हैं इसे और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। पार्सन पॉइंट भी इसी का नाम है और इसके साथ साथ इसका एक नाम और है लाहिचिंग पॉइंट। तो 3 नाम है इसके, सॉरी 4, एक तो इंदिरा पॉइंट ही हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम बिंदु के नाम हैं। अब यहाँ पर भी बॉक्स आया हुआ है तो इस बॉक्स को भी देख लेते हैं क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो जब समुद्री सतह पर पवनें बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब आपकी समुद्री सतह पर आपकी पवन बहेगी तभी आपकी तरंगे पैदा होती है। जितनी ही तेज पवन बहेगी उतनी ही बड़ी तरंगे पैदा होती हैं। नेक्स्ट आता है सुनामी। जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर आपके पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। सुनामी जैसे ही आती है तो जो पोताश्रय हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आपकी जहाज और पोत आकर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, रुकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट आता है ये सुनामी का एक तांडव दिखाया हुआ है कि सुनामी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कैसे सुनामी आई थी। तो चलो देख लेते हैं एक बार इसको। तो सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे और पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। यानी सुमात्रा जो एक द्वीप है, सुमात्रा इंडोनेशिया के पास है, ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इनकी पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। म्यांमारी प्लेट है ना जो भारतीय प्लेट, उसके नीचे धंस गई और समुद्री तल में आपकी एक अचानक से गति पैदा हो गई और इसी कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की ओर झुक गया और इस विस्थापन के कारण ही जो अंतराल बच गया उसको बीच में से भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लग गया और परिणाम स्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से पानी पीछे हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से जल वापस समुद्री तट की ओर लौटा
और जब वापस समुद्री तट की ओर आया तो लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, और जिसकी तुलना आपके वायुयानों की गति से की जा सकती है। जितनी तेजी से आपके वायुयान चलते हैं ना, उतनी तेजी से, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप डूब गए। और भाई आपकी भारतीय सीमा का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, इंदिरा पॉइंट, वो भी पूरी तरह से डूब गया 26 दिसंबर 2004 को, जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की ओर, अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की जो लंबाई है वो कम हो गई। ठीक है, जब वापस से बड़ी सुमात्रा की तरफ तो तरंगों की लंबाई थोड़ी कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्री तट से समुद्री जो तरंगे हैं वो 3 किलोमीटर की गहराई तक गई, और जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 1 लाख से अधिक लोग घर से बेघर हो गए। भारत में आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, तमिलनाडु का, केरल का, पुदुचेरी का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपके सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन आपके हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, लेकिन यह भूकंप क्रिया बहुत कम होती है, पर आती है तो पूरा भयंकर रूप लाती है। तो देखो आपको पिक्चर भी दिखाई गई हैं तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा विनाश की, किस प्रकार से सुनामी ने विनाश किया था दिसंबर 2004 में। जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक हानि हुई थी। क्योंकि अगर हिंद महासागर में भी ऐसा कुछ होता जिससे पहले ही जानकारी मिल जाती कि भाई सुनामी आने वाली है, तो लोग बच सकते थे, परंतु वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था और लोग मरे। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, कि जो तटीय एरिया ना, पहले उसमें जल में कमी आएगी और फिर आपकी विनाशकारी तरंगे उठने लगेंगी। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर इकट्ठे होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे वो पानी तट से दूर हट रहा था ना स्टार्टिंग में, तो काफ़ी लोग आकर वहाँ देखने लग गए इस अचंभे को, और जैसे ही फिर एकदम से सुनामी की बहुत बड़ी लहर आई और वो उन सब की मौत आ गई। समझ गए भाई? तो ज़्यादा आप देखा ना करो, अपना दूर दूर ही ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्वार भाटा। मैंने अपनी चैनल पर ज्वार भाटा को पूरा डिटेल से और अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे हटता चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। दिन में 2 बार नियम से आपका पानी ऊपर उठेगा और गिरता है, इसे हम कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, तो पहले सर्वाधिक ऊंचाई पर ऊपर उठकर जो जल है वो बड़े हिस्से को डुबा देता है, जिसे हम ज्वार कहेंगे। और जब पानी अपने बिल्कुल लो लेवल पर आ जाता है, निम्न स्तर पर आता है और तट से पीछे हटता है, तो उसे कहा जाता है भाटा। समझ गए? अब यहाँ पर देखो मैप भी दिया गया है और मैंने भी आपको मैप से ही समझाया था अपने चैनल पर जब ज्वार भाटा कराया था, तो यहाँ पर भी करा देते हैं। तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। जो आपका सन है, जो चंद्रमा है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, इनके कारण ही ज्वार भाटा आते हैं हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से जल अभिकर्षित होता है। जब पृथ्वी का पानी चांद के निकट होगा तो चंद्रमा का उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। क्या आते हैं? उच्च ज्वार। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। इस वाली सिचुएशन में, ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं।
ये भाई आपकी अमावस्या वाली स्थिति है, ये आपकी पूर्णिमा वाली स्थिति है। इन दोनों में ही तीनों ये एक सीधी रेखा में होते हैं। तो उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार उठते हैं, जिसे कहते हैं वृहत ज्वार भाटा। बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार उठते हैं, वृहत ज्वार भाटा। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो जो पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से आके महासागरीय जल पर पड़ता है और आपका निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसे हम कहते हैं लघु ज्वार भाटा। ठीक है, तो उच्च ज्वार आपके नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाहें तक पहुंचाने में सहायता करते हैं ऊंचे ज्वार। ठीक है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ जाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी अब किया जाता है। तो ये था भाई आपका ज्वार भाटा। नॉर्मली आपकी ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट के बाद आता है। मीन्स आपका पहला ज्वार 12:26 पे आया है, तो दूसरा ज्वार भी ठीक 12 घंटे बाद 12 बजे और 26 और प्लस हो जाएंगे, तो 12:26 पर पहला आया है, तो दूसरा आएगा आपका 12:52 पर। ठीक है, तो ये आपकी टाइमिंग है। इस टाइमिंग को भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं को भी देख लेते हैं भैया एक बार। तो महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जो पानी बहता है, जो जल की धाराएं बहती हैं, उसे कहते हैं महासागरीय धाराएं। ये गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट पैदा होती हैं और ध्रुवों की ओर बहती हैं। यानी जो गर्म धारा होगी वो भूमध्य सागर के गर्म पानी को किसकी ओर लेके जाएगी? ध्रुवों की ओर। और ठंडी धाराएं जो होगी वो ध्रुवों के ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की ओर लेके आती है। यानी उच्च अक्षांशों से धाराएं आपकी निम्न अक्षांशों की ओर चलेंगी। ठंडी धाराएं कोल्ड करंट वे। लैब्राडोर महासागरीय धारा आपकी शीत जल धारा होती हैं और जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा होती हैं। ये आपके एरियाज पर नाम रखे जाते हैं, जहाँ का जैसा पानी उसी के नाम पर नाम रख देते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय जो सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, इसके कुछ उदाहरण हैं महासागरीय धाराओं के। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैप भी दिखाया गया है, इसमें महासागरीय धाराओं को दिखाया गया है भाई। तो आप इस मैप को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, एग्जाम में कई बार धाराएं पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले ये बीच में पड़ता है हमारा कौन सा? अंध महासागर, अंध, और इसका दूसरा नाम अटलांटिक महासागर भी है। ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये है लैब्राडोर की धारा, उत्तरी अटलांटिक अपुआ। यहाँ पर इसे नॉर्वे की धारा भी कहते हैं, नॉर्वे की गर्म धारा के नाम से भी जानी जाती हैं। नॉर्वे की गर्म धारा जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। कैनारी की धारा जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। साउथ में देखिए तो ये ब्राज़ील के तट पर ब्राज़ीलियन धारा, फाकलैंड के तट पर फाकलैंड धारा, पश्चिमी वायु प्रवाह, और आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर वेनेजुएला धारा, और वापस से दोबारा आके मिल गई भूमध्य रेखीय धारा में। ठीक है, तो ये था भाई आपका अंध महासागर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारा प्रशांत महासागर, इतना और इतना, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। और यहाँ पर देखें तो भूमध्य रेखीय धारा जापान के तट पर इसको बोलते क्यूरोशिवो धारा, और ऊपर से ठंडे एरिया से आती है आयोशिवो धारा। इसका दूसरा नाम क्यूराइल की धारा भी है। आयोशिवो को क्यूराइल की धारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर ये क्यूरोशिवो की धारा उत्तरी अमेरिका के इस तट से टकराकर कैलिफोर्निया की धारा के रूप में और अलास्का की धारा के रूप में बहती है और आगे चलकर भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है।
साउथ की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, और फिर नीचे नीचे ये आपका पश्चिमी वायु प्रवाह यानी पछुआ पवन चल रहे हैं यहाँ पर भयंकर, जो पानी को सीधे सीधे ले जाते हैं, क्योंकि लैंड पार्ट वहाँ पर नहीं है ना, इसलिए। तो पश्चिमी वायु प्रवाह, और इधर ये आपका दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है यहाँ पर हम्बोल्ट यानी पेरू की धारा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये थी प्रशांत महासागर की धाराएं। नेक्स्ट आता है हिंद महासागर की धारा। तो भाई यहाँ पर आपका मानसून से निर्भर करता है। यहाँ भारत के दक्षिण में तो जो समुद्रों का प्रवाह है, अगर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो आपका प्रवाह यही रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन बने हुए हैं इस तरीके के। ठीक है, अगर आपका लौटता हुआ मानसून है तो फिर चीज़ें बदल जाती है, फिर आपकी डायरेक्शन ये रहती है। नेक्स्ट आता है साउथ में हिंद महासागर की धाराएं। तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर अगुलहास की धारा के नाम से, नीचे वही पश्चिमी वायु प्रवाह, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से यहाँ पर बहती हैं। तो यहाँ पर आपकी गर्म और ठंडी जल धाराएं भी बहती हैं और कोहरे वाला मौसम बनाती हैं, और जिसके फलस्वरूप कोहरा है तो आपके नौ संचालन में बहुत बाधा देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो अभी इस मैप को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें हैं इस मैप के अंदर, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखो, हाँ यहाँ पे झीलें भी दी हुई हैं। तो पहले तो मैं आपको महाद्वीप ही दिखा देती हूँ। तो भाई हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका, हम देखें तो भाई आपका अंटार्कटिका, और सिक्स्थ पर यूरोप, और सेवन्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आपके महाद्वीपों की रैंकिंग है। तो यहाँ पर अब झील दी हुई है और नदियाँ भी दी गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी है मरे डार्लिंग नदी, यहाँ पे आपका कोरल सागर पड़ता है, कोरल सागर। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, चाइना के आपके पूर्व में, चाइना के पूर्व में। भारत में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी चीन, हांग ही नदी, कैस्पियन सागर झील यहाँ पर पड़ता है, ये काला सागर, और इसके बाद भूमध्य सागर ये है। और भाई ये है आपका लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ पर जोड़ती है स्वेज नहर। ये है नील नदी, संसार की सबसे लंबी नदी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहती है अफ्रीका के अंदर। नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। दक्षिण अमेरिका, इसकी सबसे फेमस रिवर अमेजन नदी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कैस्पियन सागर यहाँ पर है, ठीक है। विनिपेग झील, सुपीरियर झील, हयूरिन झील, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये नीचे आर्कटिक का महाद्वीप, ये दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, और ऊपर आर्कटिक सागर। तो ये थे भाई हमारे महाद्वीप और सागर और कुछ झीलें जो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और इसके साथ साथ अब आपका भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर नेट और पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से पेड कोर्स ले ले। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी जो चीज़ें मैंने आज आपको समझाई है इनको अच्छी तरीके से कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।